गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने संचय भाग एक के अंतर्गत पाठ 2 स्मृति नामक पाठ का अध्ययन किया था। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से लेखक जो है बड़े भाई साहब के बुलाने पर जल्दी ही घर आते हैं और इस भय से वो आते हैं कि कहीं उन्हें मार न पड़ जाए, कहीं उन्हें अपने बड़े भाई के द्वारा कोई सजा ना मिल जाए। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके भाई कुछ चिट्ठियों को लिख रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हाँ, मार अब नहीं पड़ेगी। और उनके बड़े भाई उन्हें देते हैं, कहते हैं कि कुछ इन चिट्ठियों को ले आकर के तुम मक्खनपुर के डाकखाने में डाल आओ। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जाड़े के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। लेखक कह रहे हैं कि बच्चों जाड़े के दिन थे। अभी इन्होंने पहले ही कहा था कि उस जिस समय की ये घटना घटी उनके साथ वो दिसंबर का लास्ट वीक था या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक था और ठंडी का महीना उस समय चलता है, दिसंबर जनवरी में ठंडी ही पड़ती है। तो बोले कि जाड़े का दिन तो था ही, उस पर से हवा चल रहा था, यानी कि ठंडी के साथ साथ उस समय जब हवा भी चलने लगती तो और भी ठंडी बढ़ गई थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, यानी कि मज्जा यानी कि शरीर के भीतरी भाग तक हवा जो है ठिठुरा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। लेखक कह रहे कि हवा इतनी तेज चल रही थी, मुझे बहुत ही ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी धोती से ही अपने कानों को बांध लिया। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे। भुजाने यानी कि बच्चों बुनवाने के लिए। तो बोले कि माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने दिए थे और एक धोती में उस चने को उन्होंने बांध दिया था। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। यानी कि जब बड़े भाई साहब ने कहा कि हाँ चिट्ठियों को डालना है मक्खनपुर के डाकखाने में, तो इन्होंने कहा कि हम दोनों भाई ही उस समय डंडा लेकर के यानी अपना अपना डंडा लेकर के घर से निकल पड़े। डंडा यानी कि बच्चों एक लकड़ी के डंडे की बात हो रही है। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। लेखक सोचते हुए बता रहे हैं कि उस समय यानी कि जब वो बचपन में थे, जब वो छोटे थे, तो उस समय उस बबूल के डंडे से, बबूल एक पेड़ का नाम बच्चों, उनके डंडे की लकड़ी की बात कर रहे हैं कि उस बबूल के डंडे से मुझे जितना प्रेम था उस समय, आज इस उम्र में मुझे मेरे पास अगर राइफल भी होती तो उतना मोह मुझे नहीं है जितना उस समय मुझे उस बबूल के डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों कि उनका डंडा यानी कि लेखक को जिस डंडे से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था, वह डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, यानी कि अनेक सांपों को उसने मार चुका था, यानी कि उस डंडे से उन्होंने अनेक सांपों को मार डाला था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूले जाते थे। कह रहे हैं कि जब बच्चों जब वो मक्खनपुर जाते थे, यानी कि अपने घर से जब मक्खनपुर जाते थे, तो रास्ते यानी कि बीच में कुछ पेड़ पड़ते थे और वो पेड़ जो किसके होते थे, आम के पेड़ होते थे। तो इन्हीं डंडों से वो आम जो है उस पेड़ के आम को वो तोड़ते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। इसीलिए जब कह रहे कि हर साल जब भी आम फड़ता था तो उस आम को इन्होंने जो अपने डंडे से ये तोड़ते थे, इसलिए आज ये बबूल का मूक डंडा उनके लिए सजीव प्रतीत हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो उसमें जीवन है और वो उस तरह से उनकी मदद कर रहा है। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन यानी कि बच्चों खुश होकर के। खुशी से या खुशी मन से, यानी कि बोले कि हम दोनों भाई, लेखक और उनके छोटे भाई, दोनों लोग ही बहुत ही खुशी मन से आप मक्खनपुर की ओर बढ़ चले। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी।
ये दोनों भाई जब जा रहे थे तो लेखक जो है उन चिट्ठियों को क्या किया, उन्होंने अपने जो उन्होंने टोपी पहना था उसी टोपी में रख लिया था, क्योंकि उस समय जो कुर्ता उन्होंने पहना था उस कुर्ते में जेब नहीं थी, इसलिए उन चिट्ठियों को उन्होंने अपनी टोपी में ही रख लिया था। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करें कि लेखक कह रहे हैं कि हम दोनों उछलते कूदते, हम दोनों यानी कि लेखक और उनके भाई छोटे, ये दोनों लोग उछलते कूदते एक ही सांस में यानी कि बहुत जल्दी जल्दी एक ही सांस में 4 फलांग यानी कि थोड़ी दूरी पर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था, यानी कि वह उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, कच्चा यानी कि बच्चों कुआं मिट्टी का था, अभी उसमें ऐसे सीमेंट बालू से लगा करके उसको पक्का नहीं किया गया था, इसलिए वो कह रहे कि कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा, यानी कि 24 हाथ गहरा भी था। उसमें पानी नहीं था, कुआं कच्चा था, अभी खुदा हुआ था कुआं, लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया था और उसमें पानी नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं सांप उसमें कैसे गिर गया, ये मुझे नहीं मालूम था। कारण कुछ भी हो, यानी कि कारण कुछ भी हो, कैसे गिरा कब गिरा मुझे ये नहीं मालूम है, कोई भी कारण हो, हमें कुछ भी कारण हो हमें पता नहीं है। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था, यानी कि सिर्फ 2 महीने हुए मुझे यह पता चला कि इस कुएं में कोई सांप रहता है, यानी कि मुझे 2 महीने पहले ही मुझे पता चला है कि इस कुएं में कोई सांप रहता था। बच्चे नटखट होते ही हैं, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि बच्चे नटखट होते ही हैं, आप लोग भी नटखटपन करते होंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी, यानी कि कह रहे हैं बच्चों कि मक्खनपुर जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी, यानी कि इनके गांव में कोई स्कूल था नहीं और सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से मक्खनपुर ही जाते थे, इसीलिए कहते थे कि एक साथ बहुत सारे बच्चों का झुंड होता था, तो इसीलिए कहते थे कि हम सारे बच्चों का जो साथ था वो बानरों की एक तरह से टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, अब लेकर बता रहे कि जिस दिन उन्होंने उनके साथ एक घटना घटी, क्योंकि जिस दिन उन्हें पता चला कि इसमें सांप रहता है, तो पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने मतलब बच्चों झांक करके देखना। उचकना या झांकना लिखते, देखो झांकना। तो कह रहे हैं कि एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे और हमको कुएं में उझकने की सूझी। लेखक कह रहे हैं कि बच्चे तो नटखट होते ही हैं, उनकी उनके अंदर जिज्ञासा भी होती है, तो एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहे थे तो उनका मन हुआ कि वो कुएं में झांक करके देखें। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था और उस कुएं में झांक करके देखने वाले, लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है, और यह जानने के लिए कि कुएं में देखिए सांप कुएं में ढेला फेंकी कि देखिए कि उस ढेले की ध्वनि जो है कैसी होती है, उसकी आवाज कैसी होती है, इस जिज्ञासावश उन्होंने एक ढेला फेंका। इस जिज्ञासावश उन्होंने एक ढेला कुएं में फेंका। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि पहले मैं ढेला फेंकू कुएं में, और जब कुएं में वो ढेला यानी कि कंकड़ गिरेगा तो उसकी आवाज होगी, फिर उसकी आवाज जब वो उसकी आवाज मैं सुन लूंगा तो फिर मैं अपनी आवाज बोलूंगा और उस आवाज की प्रतिध्वनि को सुनूंगा, यानी कि ध्वनि के बदले आने वाली ध्वनि को हम कहते बच्चों
प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी कि गूंज भी होता है उसके मतलब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहले तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ढेला डाल करके उसमें देखूं कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके बाद इच्छा थी कि अपनी आवाज को मैं अपनी आवाज बोलूं और उस आवाज के बदले जो आवाज है उसको भी मैं सुनूं। ये इच्छा लेकर कह रहे मेरी थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, ये कह रहा कि कुएं में जैसे ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। वे कह रहे कि अभी वो सोचे रहते कभी अपनी आवाज भी निकालेंगे ढेला फेंकने के बाद, लेकिन वे कह रहे कि जैसे ही मैंने कुएं में ढेला फेंका वैसे ही एक फुसकार सुनाई दी, यानी कि एक फुसकार यानी कि एक आवाज उनको सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए, और जब लेखक कह रहे कि जब हम लोगों ने उस फुसकार को सुना तो हमारे साथ के जितने भी बालक थे, जितने भी हम बच्चे थे, सभी लोग चकित हो गए। जैसे किलोले जैसे खिलौने जैसे किलोले यानी कि क्रीड़ा, किलोले मतलब होता है बच्चों क्रीड़ा। तो जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। वे कह रहे हैं कि हम लोग उसी तरह से चकित हुए जैसे किलोले यानी कि क्रीड़ा यानी कि खेलते हुए वो मृग समूह कुत्ते की भौंक जब सुनते हैं तो चकित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोगों ने उस फुसकार, उस आवाज को सुना तो हम लोग भी चकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। यानी कि जब उन्होंने सुना तो बच्चों की और जिज्ञासा हुई कि लाओ अभी हम भी फेंकते हैं। तो इस तरह से सारे बच्चों ने वहां पे एक एक कंकड़ यानी कि एक एक ढेला फेंका और उस आवाज को सुना जो अंदर से आ रही थी, और इस तरह से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। और अब इन बच्चों का एक तरह से दैनिक क्रिया हो गया, यानी कि वो हर दिन जब भी वो गांव से स्कूल को जाते, यानी कि गांव से मक्खनपुर जाते तो बीच में कुआं पड़ता था, तो जब भी वो जाते और जब भी वो आते तो जरूर उस कुएं में ढेला यानी कि उस कंकड़ को डालते अवश्य थे। ये उनका डेली का यानी कि उनका दैनिक क्रिया हो गया, यानी कि हर दिन वो काम करते, जब जाते तब भी डालते और आते तब भी वो उस कुएं में ढेले डालते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। लेखक कह रहे हैं कि इसमें से सबसे आगे मैं ही रहता था। मैं दौड़ करके आता और एक हाथ से अपनी टोपी को पकड़ता और एक हाथ से उस कुएं में ढेला डालता। यानी कि ये लेखक का डेली का एक काम था कि वो टोपी को अपने हाथ से पकड़ते और दूसरे हाथ से वो ढेला को कुएं में फेंकते। ये रोजाना की आदत से हो गई थी। लेखक कह रहे कि यह मेरा डेली की मेरी ये आदत सी हो गई थी, यानी कि मैं डेली इस तरह से के कार्य करने लगा था। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। और सांप से फुसकार करवा लेना यानी कि वो कंकड़ जब वो फेंकते थे तो वो चाहते थे कि वो सांप की आवाज उन्हें सुनाई दे, और अगर नहीं सुनाई देता तो दोबारा वो फेंकते थे। अब यानी कि उस सांप से जो कुएं के अंदर था उससे फुसकार सुनवाना, यानी कि उसकी आवाज जब क्रोधपूर्ण आवाज निकलवा लेना, लेखक को लगता था कि उन्होंने ऐसा बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत महारत उसमें हासिल हो गई। मतलब इस तरह से खुश रहते थे कि हाँ ये मैंने उससे पुरस्कार निकलवा लिया। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृति हो गई। तो लेखक कह रहे कि इसलिए
जैसे ही हम लोग चिट्ठी को लेकर के, जैसे ही हम दोनों भाई उस कुएं के पास से गुजरे, तो हमारे मन में वही आदत, वही प्रवृत्ति, यानी कि जो हमारा जिस चीज के लिए मैं डेली जो काम करता था, मेरी जो आदत है, आदतानुसार वही मुझे क्रिया करने का मन हुआ और मैं कुएं की ओर बढ़ा। प्रवृत्ति मतलब बच्चों प्रवृत्ति यानी कि मन का किसी विषय की ओर झुकाव, अर्थात जो उनका व्यवहार था, जो उनकी आदत थी, उसी की तरफ वो उनके अंदर जागृत हो गई, यानी कि वो इच्छा जागृत हो गई, जो कार्य को वो डेली, मतलब जिस कार्य को डेली करते थे, और इसी से प्रेरित होकर के वो उस कुएं की ओर बढ़े। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। यहाँ पे कह रहे कि छोटा भाई, यानी कि उनके साथ तो छोटा भाई थे, तो बोले कि छोटा भाई मेरे साथ तो उसी तरह से बढ़ गया जैसे बड़े मृगशावक यानी कि पीछे पीछे छोटा मृगशावक बढ़ता चला था, यानी कि बड़े हिरण के पीछे छोटे छोटे जो हिरण है आज्ञाकारी के भांति आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से इनका छोटा भाई भी जो है इनके पीछे हो लिया। बच्चों आज के लिए इतना ही। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लें। पहला प्रश्न बच्चों कि कुआं कैसा था। कुआं कैसा था बच्चों? कुआं कच्चा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, माँ ने क्या बुझाने के लिए दिया था? माँ ने क्या बुझाने के लिए दिया था बच्चों? तो माँ ने चने बुझाने के लिए दिया था। यहाँ पे देखिए बच्चे, पर फिर देख लीजिए, कुआं कैसा था? तो कुआं कच्चा था। माँ ने क्या बुझाने के लिए दिया था? तो माँ ने चने बुझाने के लिए दिया था। बच्चों ये प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा और इस लेसन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग अच्छे से इस लेसन को पढ़े रहेंगे तो आसानी से इस लेसन को समझ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।